पृथ्वी की गतियां एंड ज्वार भाटा। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरी गति जो है परिक्रमण गति। तो सवाल उठता है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं या परिभ्रमण गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार क्या हो जाती है? घूम जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि परिक्रमण गति क्या है? नहीं, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। इस जान गए घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक बार क्या हो जाती है? घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना समय लेती है? एक बार 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इसको हम लोग 24 घंटा कह देते हैं कि ठीक है, 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। ठीक है, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा घूर्णन करती है। सबसे ज्यादा अगर घूमती है तो कहां पे? भूमध्य रेखा पर, जबकि ध्रुवों पर सबसे कम। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटा में यह जो है 1670 किलोमीटर की घूर्णन गति कर लेती है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी। और ध्रुवों पर गति जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब परिक्रमण गति हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। और पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में करती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। एक बार और देखेंगे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, अर्थात 365 दिन 6 घंटा नहीं, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट है तो 12 मिनट तो कम ही है ना। तो मान लीजिए जिसको मान लेते हैं 6 घंटा, तो 365 दिन 6 घंटा। लेकिन लोग लिख देता है 365 दिन। यही 6 घंटा जो जाके 4 बरस के बाद लीप ईयर हो जाता है। 6 चौका 24, 24 घंटा बराबर कितना होता है? एक दिन। तो उसी 4 बरस पर 366 दिन लीप ईयर को कहते हैं। 4 बरसों पर एक दिन वो जोड़ दिया जाता है, और वो फरवरी के महीना में 28 ऐसे फरवरी 28 का होता है। जब लीप ईयर लगता है तो फरवरी का 29 का, वही एक दिन उस फरवरी के महीने में जुट जाता है जो लीप ईयर कहलाता है। ये भी बात समझ गए आप लोग। पृथ्वी 29.8 या 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। एक सेकेंड में सूर्य की 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 30 किलोमीटर। पृथ्वी का आकार जियोड है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। अब पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यहां से यानी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर मान लीजिए लगभग फेंकना होगा, तब वो जाके पृथ्वी से ऊपर जाएगा। ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उसको खींच लेगा। इसको फेंकिए ना, फिर नीचे आ जाएगा। अब इसको ऊपर भेजना है ना, इसको साफ दुमा कैसे न आए पृथ्वी पर, तो इसको भेजना होगा कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, तब जाके ही कोई चीज जो है पृथ्वी के कक्ष से बाहर जाएगा, पृथ्वी पर न गिरेगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करती है? इसको खींच लेती है। तो इतना वेग से फेंकल जाई तभी पृथ्वी से आसमान में टंगा जाए। तो उसका ये पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकेंड। अब यहाँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास, ये पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। तो यानी विषुवतीय व्यास इससे ध्रुवीय व्यास से क्या होता है, ज्यादा होता है। 12,756 है, 12,714 किलोमीटर। घटा लीजिए कितना ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास कितना ज्यादा है, घटा लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है, दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होने के कारण, माने दिन रात काहे होला और ऋतु में परिवर्तन काहे होला, ओकर कारण क्या है। तो दिन रात और ऋतु में परिवर्तन होने के कारण है, मेन कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप सभी जानते ही होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, किस तरह से, पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर कंफ्यूज कर जाएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से ले लीजिएगा, सूरज किधर से आता है, पूरब से पश्चिम की ओर आता है। नहीं तो आपको क्या करना है, पश्चिम से पूरब की ओर कर देना है। पृथ्वी की गति हो जाएगी पश्चिम से पूरब की ओर। सूरज दिखाई वो दिखता है ना, वो घूमता थोड़ा, पृथ्वी घूमती है, लेकिन आपको समझ लेना वो घूमती, सूरज कैसे आ रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो आपको उल्टा उसका करें, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा उसके बाद से। अब चलिए, दिन और रात बराबर नहीं होने के कारण दिन और रात बराबर नहीं होने के कारण, क्या दिन और रात बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। देखेंगे जो जाड़ा का समय होता है हम लोग यहाँ, तो दिन छोटा और रात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। गर्मी के समय में दिन जो है बड़ा और रात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो उसका मेन कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ऐसी चलते दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। और आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी इंपोर्टेंट है। तो पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल में आप जानते हैं स्थल क्षेत्र माने जमीन कितना है, तो आप जानते हैं कि 29% यानी 1/3 क्या है, स्थल खंड है। और एक टोटल जो है पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, यानी 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसी स्क्वायर को ना हम लोग वर्ग पढ़ लेते हैं, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जल क्षेत्र जो है 71% भाग पर क्या है, जल ही जल है, 2/3 क्या है, जल है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति मतलब बहुत ज्यादा जल होने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसमें से 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर स्थल क्षेत्र है और 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्या है, जल क्षेत्र है। ठीक है, दीप्तिवृत्त क्या है, तो जो पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करता है उसे प्रदीप्तिवृत्त कहते हैं। जो पृथ्वी पर दिन और रात को अलग कर रहा है वही क्या है, प्रदीप्तिवृत्त है या काल्पनिक वृत्त है। तो पृथ्वी पर तो कोई वृत्त वृत्त है नहीं, सब तो काल्पनिक ही है। भूमध्य रेखा भी काल्पनिक है, जो भी रेखाएं खींची गई सब क्या है, काल्पनिक ही तो है। ठीक है, आइए अब हम सब जाने अपसर और उपसर के बारे में। ये भी पूछा जाता है आपसे हर एक कंपटीशन में कि अपसर और उपसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भी हमारी पृथ्वी है। एक ऐसा समय आता है प्रत्येक वर्ष
जब पृथ्वी जो है सूर्य से कुछ दूरी पर, अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे, यानी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये एक ऐसा स्थिति आता है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ये घटना होता है 4 जुलाई को, ठीक है। और एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी जो है सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसको हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा 15, 14, 29.9 किलोमीटर औसत। औसत कितना हो गया? ये 14.98 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो इसको कहना है कि पृथ्वी एंड सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी अपसर कहलाती है, ठीक है। जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अपसर। यार यह घटना 4 जुलाई को होती है, याद रखेंगे। अपसर वाली घटना कब होती है? 4 जुलाई को। एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, मतलब उसके न्यूनतम दूरी पर होती है, और वो न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग उपसर कहते हैं, यानी पेरिहेलियन, और अपसर एपिहेलियन, ठीक है। यही है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक है। और 4 जुलाई को सूर्य से दूरी पर होती है। सूर्य से दूर कब होती है? ये 4 जुलाई को। तो यही है आपका उपसर और अपसर। ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को सूर्य से दूर होती है, ठीक है। अब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी जो है अपसर कहलाती है, और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की न्यूनतम दूरी जो है उपसर कहलाती है, ठीक है। अब हम सब जाने दिन और रात का बराबर होना, दिन को बड़ा होना, दिन का छोटा होना, विश्व क्या है, अयनांत क्या है, ये हर एक कंपैरिजन में पूछा जाता है। तो अपनी कुछ मिनट के लिए अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। आप एक काम करो कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, आप जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा है। उसी तरह से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक 3 महीने पर जो है पृथ्वी का अपना चेंज बदलते रहता है। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है 22 दिसंबर को, तो दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने को पर यहाँ चली आएगी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून को यहाँ चली जाएगी 21 जून को। फिर जून, जुलाई, अगस्त, जून है ना, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को यहाँ फिर 3 महीने जोड़िएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए अब देखते हैं होता क्या है। इस घटना को सब ध्यान रखना है। 22 दिसंबर इस डेट को, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। तो 22 दिसंबर एक दिन से 23 सितंबर, और दोनों डेट एक ही होता है, 21 मार्च और 21 जून। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या क्या घटनाएं घटती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो है मकर रेखा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है सूर्य की किरणें। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की
लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पर तांडव मचाने लगती है। जब मकर रेखा पर सूरज की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे क्या होगा? गर्मी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वहां पे गर्मी, यानी दक्षिणी, अब मकर रेखा किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का ऋतु रहेगा। दिन जो है जहां सूर्य लंबवत पड़ेगा तो वहां दिन तो क्या होगा? बड़ा होगा, खूब जरा प्रकाश रहेगा पूरा दिन भर। तो दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, लगभग 14 घंटे का दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम रहेगा, सर्दी का सीजन रहेगा और दिन जो है छोटे होंगे। ठीक है, दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। अपने से भी मिला सकते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हम लोग जाड़ा का समय रहता है, तो जाड़ा में दिन क्या होता है? छोटा रहता है। और सर्दी का सीजन हमारे यहाँ दिसंबर में हो ही जाता है, तो अपने से भी मिला लेंगे। तो 22 दिसंबर में अपने यहाँ जब मतलब ठंडी है तो साउथ में क्या होगा? गर्मी होगा। ऐसे मिला सकते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस जो ये दक्षिण अयनांत की घटना कब होती है? दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं? 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की घटना होती है। तो दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। समझ में आ गया? पूछेगा कि शीत अयनांत क्या है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। अब चलिए इसके ठीक 6 महीना बाद पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते करते यहाँ आ जाती है। 6 महीना के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं। जब यहाँ पे हम आएंगे तब इस समय क्या होगी? सूर्य की जो है लंबवत किरणें सीधी कर्क रेखा पर आकर पड़ने लगती है, तांडव मचाने लगती है। अभी जून है, देख रहे हैं कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे आंधी तूफान का समय हो जाता है जब सूर्य की किरणें तांडव मचाएगी। किस पर? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर आज जानते हैं कर्क रेखा की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या हो जाएगा? गर्मी का सीजन हो जाएगा। अभी समय अपने से ही मिला लो कि 21 जून को क्या हो जाएगा? जून में हम लोग यहाँ क्या रहता है? गर्मी रहती है। तो 21 जून को हो जाएगा गर्मी का सीजन और दिन क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगी। रात क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी? रातें जो है बड़ी हो जाएगी और शीत ऋतु का समय रहेगा, क्योंकि सूर्य तो अब इधर आ गया है ना कर्क रेखा की तरफ। जहां चमकेगा वही ना गर्मी करेगा, दिन बड़ा करेगा। तो इस अवस्था को उत्तर अयनांत, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ गया है तो उसको क्या कहेंगे? उत्तर अयनांत। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चल जाए तो उसको क्या कहेंगे? दक्षिण अयनांत। तो उत्तर अयनांत यानी उत्तर में ग्रीष्म ऋतु हो रही है तो यह ग्रीष्म अयनांत। तो ये कब होता है उत्तर अयनांत? 21 जून को। तो ये यहां लिखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब एक होता है विषुव, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो विषुव का मतलब होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ध्यान रखेंगे डेट, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी लंबवत किरणें या सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो उस स्थिति में क्या होता है? रात और दिन
बराबर होते हैं, इसी घटना को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम होता है। उसी तरह 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो एक आपसे पूछा जाता है कि शरद विषुव का समय क्या है? शरद विषुव यानी 23 सितंबर को, 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव। सब अपने से ले लेना है। बसंत ऋतु हम लोग के समय में कब आता है? मार्च में ना, जैसे जाड़ा खत्म होता है फरवरी के बाद तो मार्च आता है, तो मार्च आ जाता है, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है? बसंत ऋतु होता है। तो सब अपने यहाँ से, जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, बिहार दिल्ली वाले, ये अपने स्तर से मिला ले, तो आपको विषुव वाला जो है बसंत विषुव और शरद विषुव में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। बसंत ऋतु हम लोग यहाँ कब आता है? जाड़ा बीत जाने के बाद ही तो आता है ना, जब कोयल बोलने लगती है, कोयल कू तो छिपा लेटा के लगल तू, तो समझ जाते हैं कि ये बसंत ऋतु का समय है। तो बसंत विषुव कब हो जाएगा? 21 मार्च को, और शरद विषुव हो जाएगा 23 सितंबर को। ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसका निष्कर्ष या यूं कहे ट्रिक आप जीवन में नहीं भुला सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, सब आप एक पृथ्वी बना लेना, इस तरह से बड़ा सा, चाहे जितना मन करे आप खींच लेना। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई हमारी। ठीक है। आप जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ को कहते हैं मकर रेखा। ये मकर रेखा हो गई, ये आपका कर्क रेखा, ये आपका विषुवत या भूमध्य रेखा, जो भी कहिए। ठीक है। अब उसके बाद आपको एक तारीख याद रखना है, वो है 21 मार्च। 21 मार्च को आप जानते हैं कि सूर्य जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधा, उसकी किरणें जो है इस पर सीधी पड़ती है, यानी यूं कहिए कि ये विषुवत रेखा पर सूर्य रहता है। ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है? 3 महीना, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून। ये 21 जून को अब सूर्य जो है सीधे कहाँ पहुंच जाता है? अब ऐसे बढ़कर एक कर्क रेखा पर पड़ जाता है। कब, कौन तारीख होता है? 21 जून। यही जो तारीख है, यही जून। यानी कहने का मतलब कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है? सीधी। अब कहाँ आ गया सूर्य? हमारा कर्क रेखा पर सीधे पड़ने लगती है, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की उपस्थिति हो जाती है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम हो जाएगा, और साउथ में क्या हो जाएगा? इधर अब सूर्य इधर है तो इधर तो उसका प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो इधर ठंडा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। नहीं तो ये हो जाएगा आपका उत्तर अयनांत या गर्मी अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है। और इसमें दिन हो गए बड़े, नहीं, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? दिन बड़ा। जब सूर्य जहां है, जहां दिन बड़ा हो जाएगा। अब विषुवत रेखा पर अगर दिन और रात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इधर आ गया है तो दिन हो जाएगा बड़ा, और इधर हो जाएगा दिन छोटा। ठीक है बातें। अब फिर यहां से आप क्या करना? 3 महीना जोड़ो, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये फिर जो है सूर्य जो है फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, यानी सूर्य की किरणें जो है सीधी विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। तो फिर दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो यानी एक सवाल पूछा जाता है कि एक सौर वर्ष में सूर्य विषुवत रेखा से कितनी बार होकर गुजरता है? तो एक बार यहां गुजरा
और एक बार यहाँ गुजरा, यानी एक सौर वर्ष में सूरज विषुवत रेखा से 2 बार होकर गुजरता है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 23 सितंबर हो गया यहाँ पे। अब यहां से आप 23 सितंबर के बाद फिर स्थिति जोड़िए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 22 दिसंबर, ये 23 में से एक दिन घटा देना है खाली। ये 22 दिसंबर को सूर्य जो है किस पर पड़ता है? मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर पड़ेगा तो इधर क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी, दिन भी बड़ा हो जाएगा, और उधर दिन उधर शीत ऋतु हो जाएगी या दिन छोटा हो जाएगा। तो आप जब भूल जाए तो इन सारी चीजों को आप अपना सकते हैं। और बसंत विश्व कब होगा? 21 मार्च को। हम अपने से मिला लेंगे, मैं पहले ही बोला हूं कि 21 मार्च को दिन और जब रात बड़ा बसंत ऋतु होता है उस समय में। ठीक है, तो यहाँ बसंत विश्व हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? शरद विश्व हो जाएगा। जब यहाँ बसंत विश्व तो यहाँ शरद विश्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर भूल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपना लेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा, तो समुद्र में प्रतिदिन दिन में 2 बार जो है जल ऊपर और नीचे होता है। जान लीजिए, प्रत्येक दिन समुद्र में जो जल है क्या होता है? एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार, ऊपर उठ रहा है तो उसको ज्वार, और फिर जब नीचे हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? भाटा। समझ गए? समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार और समुद्र जल के नीचे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ये जो है दिन में हर कितने बार होता है? प्रत्येक दिन में 2 बार होता है। ठीक है, अब देखिए ये ज्वार का है आने का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल अर्थात अपकेंद्रीय बल के कारण। यहाँ पे 3 बल काम करते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब होता है। ये बात समझ गए। अब दीर्घ ज्वार भाटा एक कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिध में आ जाते हैं। जब तीनों एक सिध में आ जाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ ज्वार उत्पन्न करती है। और दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार होता है। दीर्घ ज्वार मतलब कब होता है? महीने में 2 बार होता है। ये कब होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिध में आ जाए तब। पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल 2.2 गुना अधिक लगता है। अब पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा लगता है। अब तुम कहोगे सूर्य बड़ा है तो उसका लगेगा, नहीं, जो नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक कौन है? चंद्रमा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। ज्वार भाटा के 2 प्रकार हैं, एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। ये निम्न ज्वार कब आता है? आप जानते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण के समय ही, ठीक है, ये उच्च ज्वार आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो दोनों का बल जुट जाता है, चंद्रमा और सूर्य का, तो दोनों अपना पावर से खींचेगा तो लगता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के फंडी के खाड़ी में आता है। याद रखेंगे, पिक प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। ऐसे सब ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, विश्व में हमेशा कंपैरिजन में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे। तो यहाँ पे एक ज्वार से है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के फंडी के खाड़ी में। ठीक है, और अपने भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो अपने भारत में, भारत
भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो गुजरात के ओखा में। गुजरात के ओखा में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व में कहाँ? कनाडा के फंडी के खाड़ी में। ठीक है। और ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आता है। हमने पहले बताया कि प्रत्येक दिन समुद्र में 2 बार, माने समुद्र के जल उठता है और गिरता है, यानी 2 बार ज्वार आता है। लेकिन एक ऐसा जगह है इंग्लैंड के, वही इंग्लैंड या ब्रिटेन, बात वही है, ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन में, जहां दिन में 4 बार क्या आते हैं? ज्वार आता है। वो इंग्लिश चैनल और एक और जगह है उत्तरी सागर के मध्य में, दोनों मिलकर ये 4 बार काउंट हो जाता है। ठीक है। अब निम्न ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब समकोण की स्थिति में हो, जब समकोण पर हो तब ये क्या हो जाता है? निम्न ज्वार आता है। और जब तीनों एक सिद्ध में हो तो उच्च ज्वार आता है, समकोण पर हो तो। और निम्न ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन आते हैं। ठीक है। उपभू और उपभू क्या है? अपभू और उपभू क्या है? तो एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है तो उसको उपभू कहते हैं। ऐसा ही स्थिति एक बार अपसौर और उपसौर का होता है। उसी तरह जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो अपसौर कहते हैं, और जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो उपसौर कहते हैं। ठीक है।